नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया जैसे सेगमेंट के जरिए कृषि जगत से जुड़ी हुई बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आए हैं। आज इस कार्यक्रम में जहां बात होगी ज्वार की खेती की, तो वहीं हम आपको मिलवाएंगे एक सफल किसान राजेंद्र रावल से। इसके साथ ही जानेंगे किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आगे बढ़ते हैं। देखते हैं पहला सेगमेंट, विज्ञान और किसान। पौष्टिकता से भरपूर मोटा अनाज ज्वार चारे की भी मुख्य फसल है। चारे के रूप में इसकी फसल जायद में ली जाती है, तो वहीं खरीफ में चारा और दाना दोनों के लिए इसकी खेती की जाती है। भारत में इसकी खेती मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में की जाती है। आइए जानते हैं ज्वार की कौन कौन सी मुख्य किस्में हैं और इसके साथ ही इसकी बुआई के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ज्वार की खेती किसी भी जगह की जा सकती है। सिंचित और असिंचित दोनों अवस्थाएं इसके लिए उपयुक्त हैं। वैसे तो इसे किसी भी तरह की मिट्टी में उगा सकते हैं, लेकिन दोमट और बलुई दोमट मिट्टी ज्यादा बेहतर है। अच्छे जल निकास वाली भारी मिट्टी में भी इसे बोया जा सकता है। ऐसी मिट्टी जिसका पीएच मान 6.5 से 7 के बीच हो। इसके लिए सामान्य बारिश काफी होती है, यानी 30 से 75 सेंटीमीटर बारिश में इसकी अच्छी बढ़ार होगी। इसके बीज सामान्य तापमान पर अच्छे से अंकुरित होते हैं, जबकि पौधे के विकास के लिए 25 से 30 डिग्री तापमान चाहिए। हालांकि इसके पौधे 45 डिग्री तक का तापमान सहन कर सकते हैं। जहां तक उन्नत किस्मों की बात है, पूसा चरी 23 किस्म का पौधा लंबा और पतला होता है। कम समय में तैयार होने वाली ये प्रजाति खास तौर से चारे के लिए उगाई जाती है। ये प्रति हेक्टेयर 600 क्विंटल तक हरा चारा दे सकती है। CSP 13 का पौधा 10 से 15 फुट लंबा हो सकता है। 110 दिनों में तैयार होने वाली ये किस्म चारे के लिए भी सही है और दाने के लिए भी, बल्कि 2 कटाई हरे चारे की लेने के बाद किसान इससे दाना भी ले सकते हैं। प्रति हेक्टेयर 100 क्विंटल हरा चारा, जबकि 15 से 20 क्विंटल तक दाना प्राप्त होता है। CSH 16 भी 110 दिन में कटाई के लिए तैयार हो जाती है। इसके पौधे सामान्य ऊंचाई वाले होते हैं और 1 हेक्टेयर में 300 से 400 क्विंटल तक हरा चारा देते हैं। हरा सोना ऐसी किस्म है जिसे कई राज्यों में ज्यादा पैदावार के लिए उगाया जाता है। ये 100 से 110 दिनों में तैयार हो जाती है और हर पौधे से 6 से 8 कल्ले निकल सकते हैं। इसकी 3 से 4 बार कटाई की जा सकती है। पूसा चरी संकर 106 का पौधा औसत मोटाई और लंबाई लिए होता है। इसे पूरे भारत में कहीं भी बोया जा सकता है। खासियत ये है कि एक बार बोने के बाद इसकी कई बार कटाई की जा सकती है। 55 दिनों में पहली कटाई के लिए तैयार हो जाती है। 1 हेक्टेयर से ये 700 क्विंटल तक हरा चारा दे सकती है। सिंचित अवस्था में ज्वार को मार्च से अगस्त के बीच बोया जा सकता है, या फिर मानसून आने के बाद इसकी बुआई कर सकते हैं। 2 बार हैरो चलाकर पाटा लगाने से खेत अच्छे से तैयार हो जाता है। कम बारिश वाले हिस्सों में मेड़ और खाई बनाकर बुआई करें। इससे सिंचाई के दौरान कम पानी की जरूरत होगी। बोने के 15 से 20 दिन पहले गोबर की खाद या कंपोस्ट डालें। प्रति हेक्टेयर खाद की मात्रा 10 से 15 टन रहेगी। अगर आपके खेतों में दीमक लगती है, तो फिर वैज्ञानिक सलाह से आखिरी जुताई से पहले उचित दवा का इस्तेमाल करना होगा। ज्वार की बुआई छिड़कवा विधि से भी की जा सकती है और सीड ड्रिल से भी। 1 हेक्टेयर के लिए 12 से 15 किलो बीज की जरूरत होती है, लेकिन हरे चारे के लिए घनी बुआई की जरूरत होती है, जिससे 1 हेक्टेयर में 30 किलो बीज लगता है। हाँ, बोने से पहले बीज को उपचारित जरूर कर लें। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको मिलवाएंगे एक सफल किसान से हमारे अगले सेगमेंट कृषि स्टार्टअप में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है।
इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। हमारे देश में कई ऐसे किसान हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन के बल पर कृषि क्षेत्र में अपना एक मुकाम बनाया है। आज हम बात करेंगे ऐसे ही लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुके हरियाणा के एक सफल किसान राजेंद्र रावल की। आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं इनकी सफलता की कहानी। राजेंद्र रावल हरियाणा के एक छोटे से गांव छाजपुर खुर्द के निवासी हैं। इनके गांव के अधिकांश लोग खेती से जुड़े हैं। राजेंद्र रावल का जीवन भी खेतीबाड़ी के बीच ही बीता। इन्होंने 10वीं तक की पढ़ाई अपने गांव के स्कूल से ही की। वे पढ़ाई के साथ साथ खेतों में पिता का हाथ भी बटाते थे। साथ ही वे भैंसों की देखभाल, चारा खिलाने और दूध निकालने में अपने पिता की मदद करते थे। पिता के देहांत हो जाने के बाद राजेंद्र रावल ने खेती को संभाला। खेती में पूरी तरह से आने के बाद इन्होंने पाया कि उनके गांव के ज्यादातर किसान परंपरागत ढंग से खेती करते हैं और वहां के किसान आधुनिक तकनीकों के बारे में कुछ नहीं जानते। लेकिन इसके विपरीत राजेंद्र नई तकनीकों को अपनाकर खेती करना चाहते थे ताकि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाया जा सके। वे दूसरे किसानों को भी नई तकनीकों को अपनाकर खेती करने के लिए प्रेरित करते थे। जीवन के इस मोड़ पर उनकी मुलाकात एक कृषि विकास अधिकारी से हुई, जिनसे उन्हें खेती में उपयोग की जा रही नई तकनीकों के बारे में जानकारी मिली। राजेंद्र रावल ने अपने खेतों में शून्य जुताई की तकनीक को अपनाया, जिसे अपनाकर उन्हें काफी फायदा हुआ। अपने गांव में इस तकनीक को अपनाने वाले वे पहले किसान थे।
इस सफलता ने उनके हौसलों को और भी बढ़ा दिया। राजेंद्र रावल ने अपने खेतों में लेजर लेवलिंग कराई, साथ ही वे अपने खेतों में हरी खाद का प्रयोग करने लगे। खेतों में रोपाई के लिए इन्होंने चीन में इस्तेमाल किए जाने वाले आधुनिक मशीन को अपनाकर अपने खेतों में उपयोग किया। साल 1999 में राजेंद्र रावल ने कृषि विज्ञान केंद्र से वर्मी कंपोस्ट यानी केचुआ से खाद बनाने का प्रशिक्षण लिया। इसके बाद उन्होंने अपने ही फार्म पर केचुआ खाद बनाना शुरू किया। वे अपने खेतों में अच्छी उपज के लिए केचुआ खाद का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही अपने फार्म में बने खाद को बेचकर राजेंद्र अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। वे अपने खेतों में जरूरत पड़ने पर ही दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। नई तकनीक अपनाने के अलावे इन्होंने अपने खेत में धान की सीधी बिजाई, भूमिगत जल प्रबंधन और अपशिष्ट प्रबंधन को भी अपनाया है। राजेंद्र ने संसाधनों के संरक्षण की तकनीकों का भी अपने क्षेत्र में पहली बार प्रयोग किया। जाहिर है इन प्रयोगों ने उनके सफलता के द्वार खोले और स्थानीय किसानों के बीच उनकी छवि एक प्रगतिशील किसान की बनती चली गई। मिट्टी जांच कराने के बाद ही वे अपने खेतों में खाद डालते हैं। खेती में अच्छे परिणाम हासिल करने के लिए वे लगातार कृषि वैज्ञानिकों के संपर्क में रहते हैं। राजेंद्र रावल ने विभिन्न एजेंसियों के जरिए अपने खेतों में अनेक गतिविधियां आयोजित करवाई ताकि इस्तेमाल की जा रही तकनीकों का आकलन किया जा सके और उन्हें जितना संभव हो सके बेहतर बनाया जा सके। तकनीक के प्रचार प्रसार में उनकी भूमिका सराहनीय है। राजेंद्र सिंह रावल ने तकनीक के इस्तेमाल को अपने तक सीमित नहीं रखा बल्कि अन्य किसानों को भी इससे वाकिफ करवाया। देखते ही देखते राजेंद्र सिंह रावल किसानों के मार्गदर्शक बन गए। वर्तमान में राजेंद्र और उनके गांव के किसान कई फसलों के साथ में खेती कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। कृषि में नई तकनीकों के इस्तेमाल को बढ़ाने में राजेंद्र सिंह रावल के प्रयासों को अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे और देखेंगे अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए देखते हैं अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री किसान क्रेडिट कार्ड योजना। आइए जानते हैं किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में, किस तरह से किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि गतिविधियों के लिए बिना किसी बाधा के समय पर ऋण उपलब्ध कराना था। भारत सरकार किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों को ब्याज पर 2% की आर्थिक सहायता देती है और समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 3% की प्रोत्साहन छूट देती है। इस तरह केसीसी पर सालाना ब्याज दर 4% आता है। सभी योग्य किसानों को उनके कृषि कार्यों के लिए आसानी से और समय पर कृषि ऋण प्रदान किए जाएं, ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि के लिए उत्पादक सामग्रियों जैसे बीज, उर्वरक और कीटनाशक आदि खरीदने के लिए सक्षम बनाना है। सरकार ने किसानों के हित में बड़े कदम उठाते हुए 2019 में केसीसी में ब्याज दर में आर्थिक सहायता का प्रावधान शामिल करते हुए इसका लाभ डेयरी उद्योग समेत पशुपालकों और मछली पालकों को भी देने की व्यवस्था सुनिश्चित की है।
किसान क्रेडिट कार्ड के दायरे में किसानों को लाने के लिए फरवरी 2020 से एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। वर्ष 2012 से केसीसी योजना को और सरल बनाया गया है। इसके तहत लाभार्थियों को एटीएम सक्षम डेबिट कार्ड के प्रावधान सहित एक बार में दस्तावेजीकरण की सुविधा, सीमा में निर्माण लागत में वृद्धि और सीमा के भीतर कितनी भी संख्या में निकासी आदि की सुविधाएं दी गई हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और नाबार्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार इस अभियान के तहत 29 जनवरी 2021 तक देश भर के किसानों को 1.76 लाख करोड़ रुपए की खर्च सीमा के साथ 187.03 लाख केसीसी स्वीकृत किए गए हैं। किसान क्रेडिट कार्ड की वजह से किसान अपनी फसल का बीमा भी करवा सकते हैं, जिस किसी भी कारण से अपनी फसल नष्ट होने पर उनको मुआवजा भी दिया जाता है, जैसे बाढ़ की स्थिति में फसल का डूब के नष्ट हो जाना या सूखा पड़ने पर फसल का जल जाना आदि सुविधाओं में यह किसान क्रेडिट कार्ड बहुत ही ज्यादा काम आता है। इसकी वजह से किसान लाभ उठा सकते हैं। सस्ती ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने के इस अभियान से न सिर्फ किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी, बल्कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और कृषि तथा इससे जुड़े क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ेगा। साथ ही हमारे देश के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भी इस मुहिम की विशेष भूमिका होगी। रसायनों के अंधाधुंध इस्तेमाल के कारण जहां एक तरफ जो फसल है उसकी गुणवत्ता पर असर पड़ रहा है, तो वहीं मिट्टी खराब हो रही है और पर्यावरण पर इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है। इन्हीं समस्याओं का समाधान है प्राकृतिक खेती, जिस पर प्रधानमंत्री भी जोर दे रहे हैं। तो आइए जानते हैं प्राकृतिक खेती के बारे में। रसायनों की वजह से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है सो अलग। कृषि रसायनों के लिए दुनिया भर में चिंता जताई जा रही है और उपाय तलाशे जा रहे हैं। जैविक खेती इसी तलाश का नतीजा है, लेकिन समस्या ये है कि जैविक खेती भी पूरी तरह रसायन मुक्त नहीं है। अगर आपको एकदम शुद्ध फसलें उगानी है तो प्राकृतिक खेती अपनानी होगी। प्राकृतिक खेती देसी गाय पर आधारित कृषि पद्धति है, जो मुख्य रूप से मिट्टी के स्वास्थ्य पर जोर देती है। मिट्टी जितनी स्वस्थ होगी, फसल भी उतनी ही बेहतर होगी। दरअसल मिट्टी में पौधों के विकास के लिए 16 तरह के पोषक तत्व होते हैं। देसी गाय के गोबर में सभी तत्व मौजूद हैं और कमाल की बात ये है कि अकेली गाय 30 एकड़ जमीन पर खेती के लिए काफी है। देसी गाय के गोबर और मूत्र की गंध केचुओं की संख्या बढ़ाने में भी मददगार है। हम सभी जानते हैं कि केचुए किसानों के मित्र माने जाते हैं। आपको बता दें कि प्राकृतिक खेती के लिए गहरी जुताई की जरूरत नहीं होती। इसमें सिंचाई पौधों से कुछ दूरी पर की जाती है, जिसमें सिर्फ 10% ही पानी लगता है। दूर से पानी देने के कारण जड़ों की लंबाई बढ़ती है, जिससे तनों की मोटाई और पौधों की लंबाई में भी इजाफा होता है। प्राकृतिक खेती में पौधों की दिशा उत्तर दक्षिण होती है। ऐसा करने से पौधों को सूरज की ऊर्जा और रोशनी ज्यादा समय तक मिल जाती है। इससे पौधे अपने शरीर का निर्माण कर लेते हैं, जिससे न सिर्फ कीट लगने की आशंका कम हो जाती है, बल्कि पौधों में पोषक तत्व भी संतुलित मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं। प्राकृतिक खेती में मुख्य फसल के साथ सहयोगी फसलों को भी उगा सकते हैं। इसी तरह की खेती में देसी बीजों की काफी अहम भूमिका होती है। देसी बीज पोषक तत्व कम लेते हैं और पैदावार ज्यादा देते हैं। दूसरी ओर जलवायु परिवर्तन का असर खेती पर भी पड़ रहा है। प्राकृतिक खेती से उपजी फसलें मौसम की विषमताओं को काफी हद तक सहन कर लेती हैं, जिससे किसान आर्थिक नुकसान से बच रहे हैं। खेती के लिए खाद और कीटनाशक की जरूरत होती है। प्राकृतिक खेती में ये दोनों चीजें प्राकृतिक तरीके से ही बनाई जाती हैं, वो भी घर पर मौजूद सामग्री से। इसमें 2 तरह की खाद होती है, जीवामृत और घन जीवामृत। खाद 2 तरह से बन सकती है। मिट्टी की भौतिक दशा को सुधार देगा। इस तरह कीटनाशक भी गोबर, गौमूत्र, पौधों के पत्ते, तंबाकू, लहसुन और लाल मिर्च से बनाए जाते हैं। प्राकृतिक खेती में पोषण और कीट नियंत्रण के लिए बाजार से कुछ भी अतिरिक्त सामान नहीं खरीदना होता, इसलिए इसे जीरो बजट फार्मिंग यानी शून्य बजट खेती भी कहा जाता है। दक्षिण भारत में ये खेती लोकप्रिय हो रही है और खास तौर से कर्नाटक में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से खेती को प्रोत्साहित कर रहे हैं,
उनकी सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना में ही भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति के नाम से एक उप योजना तैयार की है। इसके अंतर्गत किसान को 3 साल के लिए प्रति हेक्टेयर 12,200 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। पद्मश्री सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती के जनक हैं। वैसे बिना रसायनों वाली खेती भारत के लिए कोई नया विचार नहीं है। हमारे किसान हजारों साल से इसी तरह की खेती करते आ रहे हैं। वेदों और उपनिषदों में भी इस संबंध में श्लोक मिल जाते हैं। रसायनों का उपयोग हरित क्रांति के दौरान शुरू हुआ। अब चूंकि पूरी दुनिया इनके दुष्परिणामों को जान चुकी है, ऐसे में भारत प्राकृतिक खेती के रूप में दुनिया को नई राह दिखा रहा है। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आज जो जानकारियां दी गई है, हमें उम्मीद है कि वो जानकारियां आपको जरूर पसंद आई होगी। आप इस कार्यक्रम को दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें। आप चाहें तो हमें पत्र भी लिख सकते हैं और ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है krishidarshan@gmail.com और हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 59A, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। कृषि दर्शन की आज की कड़ी में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे लेकर कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।